हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, वैल्यू ऑफ जी, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, थ्रस्ट एंड प्रेशर, बायोएंसी एंड आर्किमेडिस प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन के बारे में किसने बताया हमें? एक साइंटिस्ट थे, न्यूटन। उन्होंने हमें ग्रेविटेशन के बारे में बताया। 1966 में उन्होंने क्या देखा? वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर एक एप्पल गिरती है पेड़ से, तो वो हैरान हो जाते हैं देख के कि ऐसे कैसे ये एप्पल स्ट्रेट डाउन सीधी नीचे आई। तो रियलाइज़ क्या करते हैं कि कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में, जिसकी वजह से ये एप्पल नीचे आके गिरी है। तो 1666 में न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशन के बारे में बताया और उन्होंने इस फोर्स को क्या नाम दिया? ग्रेविटी। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जैसे हम एक स्टोन को एक थ्रेड के साथ बांध लेते हैं और उसे सर्कल में मूव करवाते हैं, तो वो जो मूव कर रहा है वो किसके कारण कर पाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। उसमें जो फोर्स है वो किस तरफ एक्ट करेगा? टुवर्ड द सेंटर। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या रोटेट कर रहा है? मून रोटेट कर रहा है, तो जो इसका ये किस तरफ एक्ट करेगा? टुवर्ड द सेंटर। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इस तरफ एक्ट करेगा, टुवर्ड द सेंटर या टुवर्ड द अर्थ। एग्जाम्पल क्या क्या हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के? अर्थ ग्रेविटी प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मून्स ऑर्बिट। मून्स ऑर्बिट के लिए अर्थ ग्रेविटी क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व्स कांस्टेंट डायरेक्शन चेंज। सेंट्रीपिटल फोर्स इंश्योर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। द मून्स ऑर्बिट इज मेंटेन्ड बाय अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मून का ऑर्बिट है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम ग्रेविटेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशन क्या है? इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे कोई बॉल है, हम उसको ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, तो वो नीचे क्यों आई है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स और मतलब बॉल और जो अर्थ है उसके बीच में क्या है? एक ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है? अर्थ बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब आप सोचेंगे, अगर अर्थ बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो बॉल को भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए था, अर्थ भी उसकी तरफ मूव करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉल, इसलिए अर्थ उस तरफ मूव नहीं करती है। एग्जाम्पल क्या क्या है फोर्स के? ग्रेविटेशन फोर्स के, द फोर्स दैट कॉज द बॉल टू कम डाउन। वो फोर्स जिसकी वजह से बॉल क्या आती है? नीचे आती है, इज नोन एज ग्रेविटी। ग्रेविटी कीप्स द प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के अराउंड क्या होते हैं? प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। वो भी क्या रीज़न होता है उसमें भी? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट कॉज ए रॉक टू रोल डाउन हिल। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? ग्रेविटेशन के। नेक्स्ट है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में क्या लॉ दिया था वो हम पढ़ेंगे। क्या बताया था? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय ए फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय ए फोर्स, एक फोर्स के द्वारा, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उनके प्रोडक्ट के मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या किसके होगा? उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मान लीजिए
ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m1 है, और ये दूसरी बॉडी है जिसका मास क्या है, m2 है, और इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है जिसको हम r से डिनोट कर रहे हैं। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब m1 इंटू m2 के इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, जो इनके बीच में डिस्टेंस है जिसको हम r से डिनोट कर रहे हैं उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, m1 इंटू m2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वो कांस्टेंट हम क्या लगाएंगे, g लगाएंगे, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, मतलब इस g की वैल्यू है। सो ये यहाँ पे दे भी रखा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, m1 इंटू m2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, स्क्वायर के, जो उनके बीच में डिस्टेंस था, दो मासेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिससे हमारा क्या निकलाएगा, फोर्स किसके इक्वल होगा, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम क्या लगाएंगे, g लगाएंगे, और g की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेट्स डेराइव यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा, ये जो जी पढ़ा हमें, उसके लिए उसकी हमें यूनिट डेराइव करनी है कि उसकी यूनिट क्या होती है। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम में लेते हैं हम उसकी यूनिट। ऐसे ही हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से निकालेंगे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट। सो चलो हम डेराइव करते हैं। फोर्स किसके इक्वल होता है, अभी हमने निकाला, फोर्स इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, g हमें निकालना है तो ऐसे का ऐसे लिखेंगे, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो दो मास है तो किलोग्राम का स्क्वायर कर देंगे हम। ऐसे ही रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब मीटर स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू से, और किलोग्राम स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये हमारी क्या निकल गई, जी की यूनिट निकल गई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हमने डेराइव कर ली, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। अब एक क्वेश्चन है, आगे हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। क्या है, ये सन है बीच में, और सन के अराउंड कौन रोटेट करती है, अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। तो हमें बताना है, तो हमें ये तो पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन और अर्थ के बीच में, जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड रोटेट करती है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स तो अर्थ के पास भी है तो, और सन के पास भी है, तो ये जो अर्थ है इसके अराउंड रोटेट ही क्यों कर रही है, इसकी तरफ मूव क्यों नहीं कर रही सन की अराउंड। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो अर्थ क्या है इस पर कौन सा फोर्स और लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, इसको इस तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, और अर्थ इसके सन के टुवार्ड मूव नहीं कर रही है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोन एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एक स्टोन एंड द अर्थ क्या करते हैं, एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं।
अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं ऊपर से तो वो नीचे ज़मीन पे आकर गिर जाता है, अर्थ पे आकर गिर जाता है। तो अर्थ ने तो स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जो अर्थ है वो स्टोन है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ आपको कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो स्टोन है या फिर और कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ मूव नहीं करवा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है उसमें क्या चेंज आएगा अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस आर था उसको हम हाफ कर दें, r/2 कर दें, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या चेंज आएगा? तो हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? r² के। और अगर हम r को r/2 कर दें, हाफ कर दें, तो क्या चेंज आएगा? r/2 स्केयर, क्योंकि इसमें स्केयर है, तो क्या आ जाएगी ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू हमारे पास? क्या वैल्यू आ जाएगी? ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 स्केयर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, r²। सो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द ग्रेविटेशन फोर्स इफ द मास ऑफ टू बॉडीज 80 kg एंड 200 kg, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है, और हमें क्या दे रखा है? मास दे रखा है दो बॉडीज़ का, m1 × m2, और r की रेडियस भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है दो ऑब्जेक्ट के बीच का। तो हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे, F = g m1 m2 डिवाइड बाय r²। ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम। g की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? 6.67 × 10⁻⁻11। m1 m2 कितना है? 80 × 200, और डिवाइड बाय r कितना है? 6 है, और इसका स्केयर करना है तो 6 का स्केयर। आप इसको सोल्व करके देखिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बेसिक मैथ है, इसको सोल्व करने में तो आप आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस? मास ऑफ द अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24 kg, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। सो इसमें क्या दिया है? अर्थ है, और यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। हमें अर्थ का रेडियस दे दिया है, अर्थ का मास दे दिया है, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 1 kg। तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, F = g m1 × m2 और डिवाइड बाय r²। वैल्यू पुट कर देंगे हम। g की वैल्यू क्या है? 6.67 × 10⁻11। मास कितना है एक बॉडी का, ऑब्जेक्ट का? 1, और अर्थ का मास कितना दे रखा है? 6 × 10⁻24, और रेडियस कितना दे रखा है अर्थ का? 6.4 × 10⁻6, और रेडियस स्केयर है तो इसका भी हम स्केयर कर देंगे। ये आप सोल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किस किस चीज़ पे वर्क करता है, तो ये पढ़ चुके हैं हम। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जो फोर्स बाइंड करके रखती है हमें अर्थ के साथ। द मोशन ऑफ मून, जो मून मोशन करता है अराउंड द अर्थ।
मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो सन के अराउंड अर्थ मोशन करती है, एंड द टाइड्स ड्यू टू मोशन इन द सी। रात के टाइम क्या देखने को मिलता है हमें, समुद्र में लहरें दिखाई देती है, वो भी किस कारण होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमें देखने को मिलती है। क्योंकि रात के टाइम क्या होता है, जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, तो वो क्या हो जाता है, हल्का सा अर्थ के करीब आ जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, डिस्टेंस कम हो जाता है अर्थ और मून के बीच में, जिसकी वजह से क्या होती है, समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।